गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, अर्थात हम पढ़ने जा रहे हैं न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, उसमें तीसरा अंग है। ठीक है, 2 अंग कौन कौन से हैं? एक व्यवस्थापिका और दूसरी है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। अब देखिए, हमारे भारत की बात करें तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। एकीकृत न्यायपालिका अर्थात इसका मतलब ये है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर आपस में जुड़े हुए हैं, ऊपर से नीचे का स्तर है। जैसे हम बात करते हैं सबसे उच्च स्तर की, तो सर्वोच्च न्यायालय, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना, सर्वोच्च न्यायालय। फिर इसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय, जिनको हम बोलते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, इसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अर्थात ये उच्च न्यायालय के नीचे है ना, इनको हम बोल सकते हैं जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालय बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था होती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एकीकृत, है ना। वहां पर तो न्याय कार्यपालिका में अलग था, व्यवस्थापिका में अलग था, लेकिन जो ये न्यायपालिका है स्तर के अनुसार चलती है। ये सबसे ऊपर का स्तर, फिर ये इससे नीचे का स्तर, फिर ये इससे नीचे का स्तर। अर्थात सबसे नंबर 1 पे कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, फिर इसके नीचे ये आ जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा। ये एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। और आप जानते हो हमारे भारत में जो न्यायपालिका है ना, वो न्यायपालिका है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। कौन सी न्यायपालिका है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका किसे कहते हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का मतलब यह है कि हमारे भारत में जो न्यायपालिका है इसे व्यवस्थापिका व कार्यपालिका से अलग रखा गया है, अलग रखा गया है। इसका मतलब यह है कि जो न्यायपालिका है ना, उसका रिलेशन ना तो व्यवस्थापिका से ना कार्यपालिका। जैसे ये व्यवस्थापिका कार्यपालिका के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना, वैसे न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र अंग है, ये इनका संबंध नहीं पाया जाता। और इसी वजह से जो न्यायपालिका है व्यवस्थापिका की भी जांच कर सकती है, कार्यपालिका की भी जांच कर सकती है, दोनों की जांच कर सकती है। इसे पूर्ण अधिकार। आप जानते हैं व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का काम करती है। तो न्याय हमारे साथ में किसी प्रकार का कोई भी अगर हमारे अधिकारों से संबंध या जो कानून लिखे गए हैं या फिर हमारे साथ में किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार होता है तो हम कहाँ पर जाते हैं? न्यायपालिका पर जाते हैं। तो न्यायपालिका में न्याय प्रदान करने का काम करती है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, अर्थात उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर मान लो न्यायपालिका पर दबाव हो तो क्या निर्णय सही हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति है जिस पर दबाव डाला गया है, किसी दूसरे के अनुसार वो कह रहा है, तो क्या वो सही फैसला दे देगा? नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में क्या है कि दबाव नहीं होना चाहिए, अर्थात स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष होगी ना तभी वो अपना निर्णय दे पाएगी, नहीं तो नहीं दे पाएगी। हमारे भारत में ऐसा ही निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है।
अर्थात न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान में जो नियम लिखे गए उनके अनुसार न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करती है, तो उसके बाद में इन दोनों की भी वो जांच कर सकती है। तो इस प्रकार से क्या है, न्यायपालिका हमारे यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ठीक है, अब देखिए जो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका का जो गठन है वो किस प्रकार से है, किस तरीके से है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायाधीशों की संख्या की, यानी कि जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, न्यायाधीशों की संख्या किस तरीके से कितनी रहती है। तो न्यायाधीशों की बात करें तो मूल रूप से जो न्यायाधीश है वो 7 + 1 बराबर टोटल 8 न्यायाधीश है। जो मूल रूप से न्यायाधीश थे वो 7 + 1 थे, अर्थात टोटल 8 थे। 7 का मतलब है अन्य न्यायाधीश, ठीक है, और 1 का मतलब है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 7 का मतलब है अन्य न्यायाधीश, 1 का मतलब है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल पहले 8 सदस्य थे, 8 थे टोटल, जिनमें 7 अन्य न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश। फिर इसमें क्या परिवर्तन किया गया, सन 2008 में परिवर्तन किया गया और इसमें जो सदस्य हो गए वो हो गए 30 + 1 बराबर 31। टोटल कितने हो गए, 31 सदस्य हो गए। 30 का मतलब है आपको आप समझ गए अन्य, और ये क्या है मुख्य। वर्तमान की बात करते हैं ना, वर्तमान में जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 33 + 1 बराबर 34। वर्तमान में जो सदस्य हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, वो सर्वोच्च न्यायालय में जो सदस्य हैं वो 33 + 1 है। 33 सदस्य, तो ये तो है अन्य न्यायाधीश, ये है मुख्य न्यायाधीश, और ये 34 हो जाते हैं। वर्तमान में 34 है। 2008 में इनको बदल कर 31 कर दिया गया था। शुरू में 8 थे, 8 से परिवर्तन करके 31 कर दिया, 31 से परिवर्तन करके 34 कर दिया। 1 ये मुख्य होते हैं और ये अन्य होते हैं। जैसे 7 अन्य थे, 30 अन्य थे, 33 अन्य थे, 1 मुख्य था, तो ये इनको जोड़ेंगे तो 8, 30 + 1 31, 33 + 1 34। इस तरीके से ये रूपरेखा होगी। अब बात करते हैं आगे की, है ना। नियुक्ति, ये राष्ट्रपति के द्वारा, देखो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चाहे से वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे से मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे से अन्य न्यायाधीश हो। लेकिन नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति ये नियुक्ति करता है। अब देखो इसमें इनकी जो नियुक्ति संबंधी एक परिवर्तन किया गया था, उसको बोलते हैं कोलेजियम व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कोलेजियम व्यवस्था। कोलेजियम व्यवस्था क्या है, तो कोलेजियम व्यवस्था में क्या है, इनकी जो नियुक्ति है उस नियुक्ति के संबंध में क्या है, कुछ प्रावधान किए गए। अब नियुक्ति के संबंध में प्रावधान क्या किए गए, जैसे इसमें टोटल सदस्य होते हैं 5, टोटल सदस्य होते हैं 5, जिनमें वही 1 तो मुख्य, 4 अन्य। ठीक है, ये तो होता है मुख्य सदस्य, मुख्य, और ये होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश टोटल कितने हो गए, अब 5 हो गए ना। 4 तो अन्य, 2 होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 होता है मुख्य न्यायाधीश। तो ये सब 5 सदस्य है ना, इनकी एक कमेटी होती है, इसको बोलते हैं कोलेजियम व्यवस्था। ये क्या करते हैं, एक तरीके से नाम देते हैं राष्ट्रपति को, ये जिनकी नियुक्ति की जानी है उनका ये नाम देते हैं। राष्ट्रपति के पास में एक तरीके से लिस्ट पहुंच जाती है, ये सदस्य बैठक करते हैं, ये कोलेजियम व्यवस्था के अनुसार एक लिस्ट प्रदान करते हैं
कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा गलत है, कौन कानून का ज्ञाता है, कौन कानून का ज्ञाता नहीं है, कोई ठीक है अच्छी तरीके से। तो इसका एनालिसिस किया जाता है, चेक किया जाता है पूरा। उसके बाद राष्ट्रपति फिर क्या करता है, इसमें से फिर कुछ सदस्यों को नियुक्त करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यवस्था होती है जिसको कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद में देखिए योग्यताएं, अर्थात जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीशों की जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं क्या होगी। अब देखो योग्यताएं क्या होगी। तो योग्यता में सबसे पहले आप जानते हो पहली चीज तो क्या होती है, वह भारत का नागरिक हो, ये तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज है वह किसी उच्च न्यायालय या दो या दो से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रहा हो। ठीक है, तीसरी चीज है राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता। लास्ट है आयु, इसमें निर्धारित आयु, इसको बोलते हैं न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं होती, न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं होती, सेवा निवृत्ति की आयु निर्धारित है। ठीक है, इसको हम कार्यकाल में ले सकते हैं ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, कार्यकाल में ले सकते हैं। एक साथ बता रहा हूँ, देखो सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक होना आवश्यक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, जो सभी में आप पढ़ते हो, चाहे से लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, उसके लिए भारत की नागरिकता आवश्यक है। वैसे ही हमारे जो न्यायाधीश है, न्यायाधीशों को जो योग्यता की पहली शर्त पूरी करनी है, वो पहली शर्त है भारत की नागरिकता। दूसरा है किसी उच्च न्यायालय कहाँ होते हैं, राज्य में होते हैं। कहाँ होते हैं, राज्य में होते हैं, जहाँ उसे बोलते हैं हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं। तो उच्च न्यायालय में वो कितने वर्ष तक, लगातार 5 वर्ष तक क्या बना रहे, न्यायाधीश का काम कर चुका हो। कितने वर्ष का, न्यायाधीश 5 वर्ष का न्यायाधीश का काम कर चुका हो। इसके अलावा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए। कानून की दृष्टि से उच्च कोटि का ज्ञाता किसकी नजर में, राष्ट्रपति की नजर में, क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है, इनको नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति चेक करेगा कि उच्च श्रेणी का ज्ञाता है या नहीं है। तो राष्ट्रपति चेक करेगा
पांचवी योग्यता है किसी उच्च न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो। किसी उच्च न्यायालय में वो 10 वर्ष क्या रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता का मतलब है वकील रह चुका हो, वकील का जो काम होता है वो कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका सदस्य अथवा न्यायाधीश बन सकता है। इसके बाद में देखो अगली जो कंडीशन है वो पढ़ेंगे कार्यपालिका तथा महाभियोग। अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, जो नियम बने होते हैं, जो कानून बने होते हैं, उनको दृष्टि में ध्यान में रखकर और अपने निर्णय सुनाते हैं, अपने फैसले देते हैं। अर्थात अपने जो भी कार्य हैं वो संविधान को एक तरीके से दृष्टि में रखते हुए उसके बाद में कोई काम करते हैं। इसके बाद में देखो महाभियोग है। महाभियोग का मतलब ये है इनको हटाने की प्रक्रिया। महाभियोग वैसे तो आप जानते हो महाभियोग राष्ट्रपति के लिए लगता है, लेकिन ऐसी कैसी प्रक्रिया होती है इसलिए हम कह सकते हैं इनको कि ये महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं। कदाचार, ठीक है। कदाचार या असमर्थता के कारण वैसे त्याग पत्र भी दे सकते हैं, है ना, त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन अगर इनको हटाना है, अगर कदाचार के सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अपने पद का जो दुरुपयोग वो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनको हटाया जा सकता है। हमारी जो संसद है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव सिद्ध करेगी। ये भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव या बहुमत सिद्ध करेगी। दोनों जब सिद्ध कर देंगे राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है, राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से हटा सकता है। ये दोनों संसद है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव पारित करेंगे, उसके बहुमत सिद्ध करेंगे और उसके बाद में राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से हटा सकता है। इसके बाद में वेतन भत्ते की बात करते हैं। वेतन भत्ते की बात करते हैं तो जो वेतन भत्ते हैं ना, वो वेतन भत्ते संसद के द्वारा फिक्स किए जाते हैं, संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद के द्वारा इन्हें वेतन भत्ते दिए जाते हैं। वेतन तो आप जानते हो जो सैलरी होती है उसको वेतन बोलते हैं। भत्ते का मतलब है और जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे आवास मिलता है या एक तरीके से कहें बीमा हो गया, स्वास्थ्य संबंधी सेवा हो गई, यात्रा भत्ता जो भी है उनको अन्य भत्ते बोलते हैं। वेतन तुम्हारे इस किताब में मुख्य न्यायाधीश इसकी दे रही है 1 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीश इनकी दे रही है 90,000 रुपए। ठीक है, मुख्य को 1 लाख मिलेंगे, अन्य को 90,000 मिलेंगे। ऐसा हमारी किताब में दे रखा है। समय समय पर बदलाव भी होता रहता है, संसद बदलाव कर सकती है, इनके वेतन पत्रों में बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। इसके बाद में देखिए उन्मुक्तियां का मतलब ये है कि जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीश जो निर्णय देंगे अर्थात जो फैसले देंगे, जो निर्णय देंगे, वो निर्णय क्या रहेंगे, वो सार्वजनिक रहेंगे। सार्वजनिक का मतलब ये है कि सभी के लिए एक जैसे रहेंगे, मानना पड़ेगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो निर्णय दिए जा रहे हैं वो निर्णय दिए जा रहे हैं तो उनकी क्या है, आलोचना मुक्त होंगे, आलोचना मुक्त होंगे, उनकी आलोचना नहीं की जा सकती, आलोचना मुक्त होंगे। इसके बाद देखिए न्यायालय का मुख्य स्थान। न्यायालय का मुख्य स्थान कहाँ रहेगा? न्यायालय का मुख्य स्थान क्या होता है? तो न्यायालय के मुख्य स्थान की बात करें हम तो न्यायालय का मुख्य स्थान देखिए अनुच्छेद 130 अर्थात 130 के अनुसार, अनुच्छेद 130 के अनुसार जो मुख्य स्थान है अर्थात मुख्यालय, हम बात करें मुख्यालय की, अर्थात कहाँ पर होगा तो नई दिल्ली में। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। इसके बाद में करते हैं न्यायाधीशों पर
सेवानिवृत्त हो जाएंगे ना 65 वर्ष की आयु के बाद में, अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। 65 वर्ष की आयु दे रखी है, 65 वर्ष की आयु के बाद में वो रिटायर हो जाएंगे। अब देखो 65 वर्ष के बाद में वो जब रिटायर हो जाएंगे तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा, किसी अधिकारी के सामने कोई पैरवी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अर्थात आप ये समझो कि जैसे कोई व्यक्ति रिटायर हो गया अपने न्यायाधीश पद से 65 वर्ष की आयु के बाद में, तो उसे वकालत करने का कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है, वो वकालत नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आज हमने ये पढ़ा, कलम पढ़ेंगे इसकी शक्तियाँ, ठीक है। अर्थात इसके जो क्षेत्राधिकार है वो क्षेत्राधिकार हम कंप्लीट कल करेंगे।